हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 5 में आपका द मोस्ट वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आज का हमारा क्या टारगेट है? टूडेज टारगेट। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपको मालूम है क्या? एक बार हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। यानी पार्टिकल के कोई भी पार्टिकल का फॉर्मेशन, कोई भी एटम्स का फॉर्मेशन, ये तीन चीजों से होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे आपस में एक दूसरे से कंबाइन करता है, कैसे इसकी स्टेबिलिटी होती है, कौन सा इसके बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन करते हैं। यानी यानी इससे रिलेटेड हमने एटॉमिक मॉडल्स का स्टार्ट किया था। एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट, अलग अलग साइंटिस्ट का कहना अलग अलग था। थॉमसन का कहना अलग था। थॉमसन ने क्या बोला था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, आपको अगर मालूम होगा तो थोड़ा सा हम रिमेम्बर कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया था? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? मैक्सवेल थ्योरी इसके रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि रदरफोर्ड मैक्सवेल थ्योरी जो है, बोला था कि कोई भी पार्टिकल का वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है। उसके बाद आया क्या? बोर। बोर को एक्सप्लेन कौन करता है? सर, बोर को एक्सप्लेन करता है प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। बोर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर, जिससे हमने वेव नेचर तो पढ़ लिया था। ठीक है, वेव नेचर में क्या था? अगर हमारा कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन अगर एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन अगर वाई एक्सिस में हो रहा है, तो वेव का प्रोपेगेशन जेड एक्सिस में होगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे आज हम लोग पार्टिकल नेचर। ओके, सेकेंड इसी में चल रहे हैं। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिसको एक्सप्लेन कौन करता है? जिसको एक्सप्लेन करता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में एंट्री करेंगे तब वहां पे हमको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग। क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत आसान है। अगर आप सिस्टमेटिक वे से, प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो बहुत आसान है। एटॉम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके, लेकिन हमारा 2 लेक्चर्स का गैप हो गया था। परसों और कल हमने लेक्चर नहीं लिया था ड्यू टू द सम रीजन। अब रीजन क्या है वो मैं बताना इतना अनिवार्य नहीं समझता हूँ, कंपलसरी नहीं समझता हूँ, फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये जो 2 लेक्चर का बंक हुआ है, ये 2 लेक्चर का फुलफिल यानी कि आपका फिलिंग कब होगा? फिलिंग होगा संडे को। संडे को, ठीक, संडे को फिलिंग होगा। ठीक है, 2 लेक्चर डेफिनेटली फिलिंग होगा संडे को, या फिर उससे पहले अगर हमको टाइम मिलेगा तो फिर हम फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ई एल पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने से पहले हमको प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी समझना है, और प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। यानी ये जो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल जैसा कैसे बिहेव करता है, इसको एक्सप्लेन कौन करता है? एक्सप्लेन्ड बाय कौन करता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर मेरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन के लिए होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि भाई प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज नथिंग बट E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ MEV²। हम इतना तक एक्सप्लेन करके ये टॉपिक को इंटायर खत्म कर सकते थे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यहां से डायरेक्टली बन जाता है। लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आपको थ्योरी भी लिखने को जरूरत होती है, इसलिए जो है हम थ्योरेटिकली भी पढ़ाएंगे और इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, थ्योरेटिकली अगर पढ़ाएंगे और इसको भी पढ़ाएंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हम इसको पढ़ा करके निकल जाते हैं तो हमको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम इसको पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया, यानी ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल्सो दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल्सो क्या एक्सप्लेन किया है? पहला चीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा चीज एक्सप्लेन किया है PEE, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा चीज इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ, बोलिए ना, वेवलेंथ इसका ऑफ सॉलिड ओके, सॉलिड का वेवलेंथ इन वेरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ या घटाने के साथ साथ, टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ आपके सॉलिड का वेवलेंथ का कैसे वेरिएशंस आते हैं उसको एक्सप्लेन करता है कौन? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद एक और चीज एक्सप्लेन करता है, एक और चीज लाइमन बाल्मर पार्सन सीरीज का नाम आगे हम लोग पढ़ाएंगे, चलिए अभी नाम नहीं लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। यानी उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा।
लाइन स्पेक्ट्रा, ओके, ऑफ एटम, ऑफ एटम, ओके, फोर line spectra of atom with reference to with reference to क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो ये चार चीजें एक्सप्लेन होता है किसके द्वारा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा तो आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन होता ही है, बट ये सब भी चीजें एक्सप्लेन होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। तो चलिए हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं। आज हम दो चीजें पढ़ाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जब हम इसका कल क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में, बिकॉज हम जो है इंटायरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टीच कराते हैं, समझ में आई बात। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में जितने भी सारे इसका एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है सारा कराएंगे। उसके बाद डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट, क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिजिक्स में तो पूरा डिटेल से है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी। फिजिक्स में बताया गया है, अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो फिजिक्स में एक ऐसा बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर लाइट तो जाती है, ठीक है, बट वापस नहीं आता है। मतलब क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इंटायर बॉडी में ही होते रहता है, वापस नहीं आता है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी, आइडियल बॉडी which emit and absorb electromagnetic radiation, electromagnetic radiation with same frequency. Electromagnetic radiation absorb electromagnetic radiation of all the wavelength with यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, is called ब्लैक बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अगर हमने डेफिनेशन सिर्फ लिखा दिया होता, डायग्राम नहीं बनाया होता, तो आपको क्या लगता कि सर एक ऐसा आइडियल बॉडी जो इमिट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ विद सेम फ्रीक्वेंसी। यानी इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है बाहर से। बट ऐसा नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदर जाके यहीं से इमिट हो रहा है, फिर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ये इमिट कर रहा है, फिर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ये इमिट, मतलब लाइट जाती तो है बट आती नहीं, लाइट जाती तो है बट आती नहीं, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसीलिए बोला गया है ना कि ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए गर्मियों में
काला कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ब्लैक बॉडी है, ब्लैक कपड़ा है, तो ब्लैक कपड़ा में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है बट रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन तो होता है बट बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एंटायर एब्जॉर्ब होकर के अंदर में ही इमिट करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ब्लैक बॉडी, तो सर आप बोलेंगे कि सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने लगाया है हेडिंग में और ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन में। ठीक है, हम समझ गए ब्लैक बॉडी। अब जो ये ब्लैक बॉडी है, इमिट करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? रेडिएशन और रेडिएशन emitted by black body is called black body radiation. Black body radiation. रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसी रेडिएशन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी का रेडिएशन। उसी रेडिएशन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी का रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप पढ़िए। ठीक, दो तरीके हैं पढ़ने के, एक क्या है आपका हार्ड वर्क, हार्ड स्टडी, और एक है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी? हार्ड स्टडी इज नथिंग बट यहां पे आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस टू 100% दोनों में होता है। 100% प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस होता है। यहां पर भी आपका 100% प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस होता है। बट हार्ड स्टडी में होता क्या है कि एक ही कंसेप्ट से हमने 50 क्वेश्चंस बना लिया, लेकिन स्मार्ट स्टडी में होता क्या है कि हम 50 क्वेश्चंस तो बना रहे हैं, हार्ड स्टडी में भी हम 50 क्वेश्चंस बना रहे हैं, बट स्मार्ट स्टडी में 50 क्वेश्चंस जो होता है हमारा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होता है। क्या होता है? वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होता है, और यहां पे हमारा सेम क्वेश्चंस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी। ओके, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट फॉल इन दिस कैटेगरी, दैट इज स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी में आपका और एक डिफरेंस है कि हार्ड स्टडी में आपका माइंड का डाइवर्जन ज्यादा होता है। क्या होता है? माइंड डाइवर्जन ज्यादा होता है, डाइवर्जन ज्यादा होता है। और स्मार्ट स्टडी में क्या होता है? 100% फोकस, 100% फोकस। ओके, तो क्या बेटर है? हार्ड स्टडी बेटर है कि स्मार्ट स्टडी? हार्ड स्टडी से आप क्या कर सकते हैं? हार्ड स्टडी से आप, जैसे कि आपका कोचिंग्स वगैरह में एग्जामिनेशन हुआ, कोई भी टेस्ट लिया गया, शॉर्ट टेस्ट, तो उसमें आप नंबर अच्छा खासा लेके आ सकते हैं क्योंकि वहां पे टॉपिक लिमिटेड होता है। लेकिन स्मार्ट स्टडी में होता क्या है? डेफिनेटली यहां पर भी आता है कोचिंग्स वगैरह के टेस्ट पेपर में, लेकिन जब आप फाइनल टेस्ट देने बैठेंगे तो वहां पर 100% आपका काम क्या आएगा? स्मार्ट स्टडी। ओके, तो अपने आप को स्मार्ट तरीके से यू कैन से दैट कि अपने आप को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, हार्ड स्टडी नहीं कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल 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 सिंपल चीजें हैं, अब तक हमने सिंपल बताया है। एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड यहां तक विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल विजिबल है, 100% विजिबल है। ओके, हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है। और ये चीजें कैसे समझ में आएंगी?
ये चीजें समझ में तब आएंगी कि व्हाट इज द करेक्ट वे फॉर योर स्टडी, फॉर योर गोल, फॉर योर करियर, फॉर योर कंपटीशन। क्या सही है और क्या गलत है, प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ओके, ठीक है। तो रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब कुछ आ, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी अगर हमारे पास हॉट बॉडी, ओके, हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी इमिट करता है क्या, रेडिएशंस को, इमिट रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन, ईएम रेडिएशन, आप शॉर्ट में लिखते हैं ईएम रेडिएशन, बिकॉज ऑफ ज्यादा ज्यादा मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या लिखे हर बार, ठीक है। हॉट बॉडी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है विद डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी वाला या वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ विद डिफरेंट वेवलेंथ, ओके, इन वेरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करेगा, कोई भी हॉट बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देता है। क्या यहां तक क्लियर है, फटाफट यहां तक तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम वहां पे नहीं लिखें कि हॉट बॉडी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद डिफरेंट वेवलेंथ, लिख सकते हैं, या फिर अगर हम डिफरेंट के टर्म पर यूज करें क्या, वाइड रेंज ऑफ, क्या, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ मतलब वही हुआ कि कई तरह के वेवलेंथ निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, आपका इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेसिटी है कि आप किस तरीके से राइट करते हैं, सब राइट। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, जब आपका थ्योरी वाला एग्जाम होता है बोर्ड लेवल का, ठीक है। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपका जो शब्द है, अगर आपको पहले माइंड में आता है वाइड रेंज ऑफ, तो वाइड रेंज ऑफ लिखिए या फिर डिफरेंट वेवलेंथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीज, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ होता क्या, एज टेम्परेचर इंक्रीज यहां पे होता क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ, हाई प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन लिखें या फिर आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, हाई प्रोपोर्शन या इंटेंसिटी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ जनरेटेड। क्या मतलब हुआ मेरा पॉइंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाई प्रोपोर्शन वाला शॉर्ट वेवलेंथ इंक्रीज होता है। हमने आपको बताया था कि विजिबल रेंज कितना होता है भाई, कौन सा वेवलेंथ का,
400 से लेकर के 750 नैनोमीटर। हाँ, जिसमें से 400 नैनोमीटर आपका वायलेट था ना, वायलेट, और 700 नैनोमीटर 750 नैनोमीटर क्या था, रेड था। क्या यही था क्या, वायलेट और रेड? ठीक, वायलेट और रेड। एक बार हम थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली यही था कि कुछ और था। हमको तो 100% विश्वास है कि यही था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हम भी जहां पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटर यही है कि एक बार चेक कर लिया जाए। वेवलेंथ है, वेवलेंथ 400 से 750 बताया था क्या हमने, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ओके, क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ था ना, 750 रेड का, ठीक है, और वायलेट का 400 नैनोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम नंबर 2.4 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप याद रखिए। वैसे हमको याद था, ठीक है, वैसे बहुत दिन से याद है, ठीक है। तो इतना होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज हाई प्रोपोर्शन, अरे वही VIB GYOR जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, VIBGYOR, ये विजिबल रेंज में आता है, जिसमें इसका होता है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर में, और इसका होता है 750 नैनोमीटर। ठीक है, 750 नैनोमीटर। बाकी दोनों सबका क्या होता है, इससे कम होता है, रेड से कम। यानी यहाँ पे जो शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो जनरली क्या होता है, ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट वेवलेंथ, ब्लू लाइट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी इस पॉइंट का कहने का हमारा तात्पर्य क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या आपके घर के बगल में लोहार है, या फिर लोहार नहीं है तो लोहे का काम जो करता है उसके पास तो कभी गए ही नहीं। ओके, कोई भी प्रोफेशन नीचे नहीं होता है, सब प्रोफेशन इक्वल लेवल पर है, बट उसमें डिपेंड करता है कि आपकी टैलेंट, आपका क्षमता कितना है उस प्रोपोर्शन को करने के लिए। ठीक है, प्रोफेशन को करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आयरन का रॉड है, लोहा का रॉड, ओके, इज हीटेड, और हीट कहां पे करते हैं, ऑन अ फर्नेस। जब आयरन का रॉड हीट करेंगे, हीट करने का मतलब क्या है कि हम आयरन के रॉड को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई तो प्रोपोर्शन यानी इंटेंसिटी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ जनरेट होगा। जब आप आयरन के रॉड को कभी भी अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको लोहार के पास जाना होगा। ठीक है, अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आयरन के रॉड को जब आप हीट करेंगे ना, तो इसमें पहला कलर जनरेट होगा क्या, थोड़ा थोड़ा डल रेड कलर। ओके, उसके बाद होगा क्या, थोड़ा सा ज्यादा डार्क रेड यानी मोर रेड होगा। जब ज्यादा डार्क रेड होगा तब भी आप गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो फिर ये व्हाइट का रूप ले लेगा। फिर उसके बाद और भी गर्म कीजिए, ब्लू का रूप ले लेगा। क्या, ब्लू का रूप। यानी एज टेम्परेचर इंक्रीज कलर ऑफ रॉड टर्न्स इनटू डल रेड टू ब्लू। यानी हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे एज टेम्परेचर increase, okay, increase, the symbolic representation of increase is this, increasing, ये हो गया ing मतलब increasing, as temperature increases, es मतलब increases, okay, the rod, the color of rod will will turns into turns इनटू, कहां से कहां तक चले गया, डल रेड से मोर रेड, फिर व्हाइट रेड, फिर ब्लू रेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक इधर आपका उतारा हुआ हो गया होगा। यही चीज को, इसी चीज को एनसीईआरटी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। देखिए ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट,
एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बना करके इसको क्या रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया है। ग्राफ क्या है देखिएगा जरा। ग्राफ है प्रोपोर्शन वर्सेस वेलोसिटी वेवलेंथ के बीच में। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इधर है प्रोपोर्शन जिसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। और इधर है वेवलेंथ। और वेवलेंथ मीटर में नहीं होता, नैनोमीटर में होता है वेवलेंथ। क्या आपको पता? जिसको डिनोट कर सकते हैं लैम्डा से। इधर क्या है? इंटेंसिटी और इधर क्या है? वेव। यानी हाई टेम्परेचर पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर, ऐसे नॉर्मल केस में अगर हम टेम्परेचर T1 देते हैं, ओके, तो सपोज हमारा ग्राफ ये बनता है। यानी जीरो वेवलेंथ पर आपका इंटेंसिटी भी जीरो हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रोपोर्शन यानी इंटेंसिटी इंक्रीज होता है और वेवलेंथ शॉर्ट होता जाता है। सपोज हमने टेम्परेचर T2 दिया जो कि T1 से ज्यादा है, ये T1 का ग्राफ है, और T2 टेम्परेचर दिया तो हाई प्रोपोर्शन यानी हाई इंटेंसिटी वाला शॉर्ट वेवलेंथ जनरेट होगा और धीरे धीरे क्रिएट होगा। ग्राफ कोई खास अंडरस्टैंडेबल है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आप डायरेक्टली थ्योरी से समझ सकते हैं और इसमें हम क्या ज्यादा चर्चा करें। ठीक है, समझ में आएगा। अब जो है प्लंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ए ऑब्लिक टीओ मतलब अकॉर्डिंग, ये शॉर्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक क्वांटम का मानना क्या था? देखिए कि आपका कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है या हीलियम एटम है, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ऐसा नहीं होता है कि वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता जाए या एब्जॉर्ब करता जाए। कॉन्टिन्यूअस मैनर पर कोई भी एटम या कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स आपका लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। तो कैसे करता है सर? इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि छोड़ छोड़ करके, मतलब डिस्क्रीट छोटे छोटे टुकड़े में, आप बोल सकते हैं क्या, अ मॉलिक्यूल और एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स could absorb and emit ओके क्या? रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। रेडिएशन का टर्म आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुड एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन विद discrete quantity and not in continuous manner and not in continuous manner। एटम और मॉलिक्यूल कभी भी आपका कॉन्टिन्यूअस मैनर्स पर रेडिएशंस को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। समझ में आई बात? क्या कर सकता है? डिस्क्रीट क्वांटिटीज में। डिस्क्रीट क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? छोड़ छोड़ करके, छोड़ छोड़ करके। जब आपका लाइट, आप यूं समझिए कि लाइट जब फ्यूज कर जाता है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पे क्या होगा, लाइट में अगर वोल्टेज नहीं होता है ना, तो आपका लाइट क्या होता है?
जलता है फिर बुझता है, जलता है बुझता है, वही कहानी यहाँ पे है। डिस्क्रीट क्वांटिटी, उसी को आप समझ सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस मैनर मतलब क्या, लगातार अगर आपका लाइट बल्ब ऑन है यानी लाइटनिंग कर रहा है तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअस मैनर। जैसे बिजली का चमकना, बिजली का लाइटनिंग जब होता है ना तो कॉन्टिन्यूअस मैनर पर होता है कि डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में होता है भाई। कॉन्टिन्यूअस मैनर पर होता तो क्या कितने सारे लाइफ्स खत्म हो सकते हैं, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक बार आया चमका फिर बुझ गया, चमका फिर बुझ गया, ठीक है। ओके सर। अब यहां पे प्लंक्स क्वांटम थ्योरी में ये क्वांटम क्या करता है, क्वांटम तो नाम नहीं है, क्वांटम का कोई मतलब है, यस। यानी प्लंक जी ने क्वांटम पर बेस्ड, क्वांटम इज नथिंग बट स्मॉल क्वांटिटी। अब किसका स्मॉल क्वांटिटी देखिए, क्वांटम, क्वांटम व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी क्या, ऑफ रेडिएशन या एनर्जी, ऑफ एनर्जी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच रेडिएट EM रेडिएशन, which radiate EM radiation, यानी small quantity of energy which radiate electromagnetic radiation, that is called quantum. Quantum is nothing but आप याद रखिए small quantity किसका, एनर्जी का। और इसी से रिलेटेड क्या उधर हम मिटा सकते हैं, एक बार मिटा करके क्विकली इधर समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक, उससे पहले इसी से क्वांटम से ये दो पॉइंट से इन्होंने एक थ्योरी दिया, क्या थ्योरी दिया, इन्होंने एक इक्वेशन दिया कि E इज इक्वल टू एच सी, एच सी नहीं एच न्यू, E इज इक्वल टू एच, और न्यू हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ई न्यू को समझाने की तो जरूरत नहीं। अब इसमें ई और एच क्या है, देखिए ई क्या है, अगर हम ई की बात करें तो ये एनर्जी है, किसका, एनर्जी ऑफ क्वांटम का, किसका एनर्जी है, क्वांटम का, यानी स्मॉल पार्टिकल का स्मॉल क्वांटिटी वाला एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटम आप बोल सकते हैं इसको, एनर्जी ऑफ क्वांटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू, कई सारे जगह पर इसका फंक्शन होगा, कई सारे जगह पर इसका यूज होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, और H क्या है, H इज नथिंग बट प्लंक्स का कांस्टेंट है, प्लंक्स कांस्टेंट, प्लंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ -34, और ये है H, ये है पर सेकेंड, उधर जाएगा सेकेंड, और एनर्जी का जूल, अच्छा जूल सेकेंड, ठीक है। समझना है तो समझो, नहीं तो फिर छोड़ो। यानी H इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, ये थी आपकी इंटायर कहानी, किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तो था ही, यहां से एक इक्वेशन मिल गया हमको, किसका, प्लंक्स का, प्लंक्स का एक इक्वेशन मिल गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम है, H क्या है, प्लंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग पीईई पर।
यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, पीई, इसको क्या बोलते हैं? पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कई जगह पर हम पीई देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आपको समझना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्लंक का एक एक्सपेरिमेंट आता है, उस एक्सपेरिमेंट का हम डायग्राम एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। आपको थोड़ा बहुत याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ इसी प्रकार के डायग्राम बना करके स्टार्ट। यहां पे आपका है एक मेटल का सरफेस, यहां पे आपका है डिटेक्टर, ओके, यहां पे आपका है एमीटर जो डिटेक्ट करेगा, और यहां पे एक बैटरी बनने लगेगी, ओके। ये नेगेटिव टर्मिनल, ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा वाला। पॉजिटिव से मतलब डिटेक्टर आपका पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नहीं, क्योंकि वायर है तो यहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये थी कुछ क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दिस इज द डिटेक्टर, डिटेक्टर, एंड दिस इज अमीटर। स्पेलिंग गलत हो सकता है, सही हो सकता है, डोंट वरी, हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज क्या, बैटरी, एंड यह है मेटल प्लेट, मेटल। सपोज कीजिए बीम ऑफ लाइट, यानी सन का फोटोन यहां पर आया, क्या आया, लाइट आया, बैटरी ऑन था, लाइट आया। जब ये लाइट यहां पर स्ट्राइक किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटिंग स्टेट में चले गए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन चाहा कि जहां से हम आए हैं मेटल प्लेट पर दोबारा से चले जाएं, बट बैटरी के ऑन होने के कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज पहले से जनरेटेड था, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को और दोबारा से आने ही नहीं दिया। अगर बैटरी नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आ जाता? हाँ। बैटरी ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके निकाल दिया, और ये इलेक्ट्रॉन चले गया यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पर। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिविटी बोलेगी कि आओ मेरे पास आओ, नेगेटिविटी आपको मालूम है जितने भी सारे इंडिविजुअल्स लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं सब कोई डिफरेंट अपोजिट जेंडर्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं ना, सब कोई अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है, सेम जेंडर को रिपेल करता है। क्या नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नेचर है, नेचर ऑफ लाइफ, ये क्या है, नेचर है, नेचर है, प्रकृति का ऐसा ही देन है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ओके, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, एक्साइट हो गया, कहां पे पहुंच गया, पॉजिटिविटी इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और पॉजिटिविटी क्या है, अपन का डिटेक्टर है, और डिटेक्टर मतलब कि इंडिकेशन। तो डिटेक्टर यहां पे एमीटर से मेजरमेंट हो गया इसका। ओके, समझ में आया? यानी हम थ्योरी से क्या पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटमेंट की जगह पर और क्या टर्म ले सकते हैं, इजेक्टिंग,
इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मेटल, ओके, इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल as soon as soon as light beam, beam is strike on metal, on metal, लाइट बीम इज स्ट्राइक ऑन मेटल, यानी जैसे ही लाइट बीम स्ट्राइक किया तुरंत से ये क्या किया, तुरंत से ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर लाइट नहीं है सपोज, हमने क्या किया, बैटरी को ऑन कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा फील होता कि हम पॉजिटिविटी के पास चले जाते, पॉजिटिव के पास चले जाते, पॉजिटिव के पास चले जाते, बट एक पुशअप चाहिए था, और पुशअप का काम कौन किया, बीम ऑफ लाइट यानी फोटोन, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल एज सुन एज लाइट बीम इज स्ट्राइक ऑन द मेटल। जैसे ही लाइट बीम स्ट्राइक किया मेटल में, जैसे ही लाइट बीम स्ट्राइक किया मेटल में, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। ओके, दिस इज द नेचुरल थिंग्स। ओके, चलिए उसके बाद जितना ज्यादा इंटेंसिटी यानी प्रोपोर्शन होगा लाइट बीम का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। क्या इस पॉइंट को भी लिखने की रिक्वायरमेंट है? चलिए लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या निकाल कंक्लूजन पता चला, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, इसी एक्सपेरिमेंट में जो घटनाएं हुआ उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने क्या बोला कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट जितना ज्यादा होगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट, हाई इज द इलेक्ट्रॉन ejecting power, ejecting power, हाई इज द इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पावर। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा किसका, बीम ऑफ लाइट का, यानी लाइट जितना ज्यादा इंटेंसिटी से इस मेटल प्लेट पर पड़ेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजैकुलेशन, बायोलॉजिकल टर्म है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजैकुलेशन बायोलॉजिकल टर्म है, जहां पे आपको, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर आई थिंक है ना, पढ़ाएंगे, तो फिर वहां पे इजैकुलेशन डेफिनेटली पढ़ाएंगे। ठीक, इजैकुलेशन, इजेक्टिंग, ओके। एक्साइटमेंट अगर लिखें, हाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट आपका केमिस्ट्री वाला भी टर्म आ जाएगा, आई थिंक स्पेल सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से एक इक्वेशन आता है, प्लंक्स कांस्टेंट ने, इस प्लंक्स जी ने इस एक्सपेरिमेंट को देख करके एक स्टेटमेंट दिया, क्या, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। या फिर इससे पहले कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज, अब आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कहां से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
या फिर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ई वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ई वी स्क्वायर, जहां पे दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका, इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। और वी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद एच न्यू एक टर्म आता है, एच न्यू, जिसको डब्ल्यू नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एच न्यू क्या होता है, एच तो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, हाँ सर, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होता है, यानी जूल, यानी ये एनर्जी है। अच्छा ठीक है, तो कौन सा एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जितना हमको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एच न्यू, एच न्यू। और डब्ल्यू नोट हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि एच न्यू की जगह पर, कई जगह पर हम क्या यूज करेंगे, वर्क फंक्शन, यानी काम करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के इजैकुलेशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एच न्यू। और उसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि काम करने के लिए हमको इतना चीज देना पड़ेगा, ठीक। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, फिर उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आई थिंक ये स्लाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। एच न्यू नोट, अब बोलेंगे सर न्यू हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, तो फिर न्यू नोट फिर क्या है, न्यू नोट इज नथिंग बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी है, और इसके जगह पर, कई जगह पर हम बात यूज करेंगे क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, टी एच आर ए एस एच ओ एल डी, चलिए कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। यहीं से डिराइव होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस क्या, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर, ठीक है। एच न्यू क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी आप बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी प्लस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस दिस इज काइनेटिक एनर्जी। कोई काम, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू नोट हमने बोला क्या, वर्क फंक्शन लिख सकते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, यानी एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क फंक्शन इज नथिंग बट, वर्क फंक्शन नहीं, यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग एच न्यू नोट भी कर सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी,
डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी यानी कितना रिक्वायर्ड एनर्जी है, कितना मिनिमम एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कितना टाइम का लेक्चर हो गया? अच्छा 55 मिनट का हो गया ना। चलिए ठीक है, अगर हम नया अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो फिर आपका 1 आवर से एक्सीड कर जाएगा लेक्चर। तो यहीं पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखिए ठीक है ना, देखिए क्या क्या आज हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हालांकि पढ़ा नहीं बट उसको एक्सप्लेन कौन करता है? प्लंक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन 4 पॉइंट्स पर बेस्ड है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रा, और क्या है वही वेवलेंथ का वेरिएशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट से दिखाया आपको, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसको हमने एक एक्सप्लेनेशन से दिखाया। कई सारे चैप्टर्स आपका फिनिश हो गया। एक बार हम क्विकली सारा फिनिश चैप्टर की बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो यहां पे फिनिश हुआ क्या? द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद हमारा क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद तीसरा चैप्टर फिनिश हुआ प्लांट किंगडम। उसके बाद चौथा चैप्टर फिनिश हुआ क्या? चौथा क्या? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। उसके बाद क्या फिनिश हुआ? अगर हम फिजिक्स की बात करें फिफ्थ चैप्टर आपका चल रहा है क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी चल रहा है। और सिक्स्थ चैप्टर मॉर्फोलॉजी में 3-4 लेक्चर्स और बचे हुए हैं। उसके बाद जो है अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बेसिक वेक्टर खत्म हो गया, बेसिक वेक्टर खत्म हो गया। आज आपका बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिनिश हो चुका है, यूनिट एंड मेजरमेंट फिनिश हो चुका है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है आपका एक ही चैप्टर खत्म हुआ ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया है। उसके बाद अभी जो है दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी टोटल हमने 9 चैप्टर्स अब तक फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है आपके रिवीजन की, आपके रिवीजन की। सर रिवीजन में प्रॉब्लम्स आती है, भाई प्रॉब्लम्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। रिवीजन्स में प्रॉब्लम्स क्या, आपका लाइफ में भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर मैं चर्चा करूं प्रॉब्लम पर तो प्रॉब्लम इज नथिंग बट, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ, एक तरीका है, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग द किसको? पीपल्स, कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे आपका सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेथड है भाई, मेथड हर एक लाइफ में, हर एक के लाइफ में इस मेथड से हर एक का लाइफ गुजरता ही है, चाहे कुछ गुजरे या ना गुजरे। प्रॉब्लम इज नथिंग बट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स। ओके, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स कई टाइप्स के होते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है क्या कि वो बीमार है, सिकनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, कोई चर्चा नहीं करते हैं इस पर। ठीक है, तो यहीं पर आज के क्लास को बाइंड अप करते हैं, फिर कल से मिलते हैं। कल आपका लेक्चर नंबर 5-6 आएगा। अगर संडे से पहले हमको प्रोबेबिलिटी अगर बनती है तो हम 2 लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो डेफिनेटली हम संडे को कवर करेंगे 100%, बिकॉज ऑफ हम जो है केमिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। कितना लेक्चर? 2 लेक्चर।
तो आपका टाइम पर सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा। आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप जब स्मार्ट वर्क करेंगे और हम जब स्मार्ट टीचिंग कराएंगे आपको, तब दोनों का स्मार्ट प्लस स्मार्ट, स्मार्ट प्लस स्मार्ट से एक और स्मार्ट रिजल्ट आएगा। और स्मार्ट रिजल्ट ऐसा वैसा नहीं आएगा, स्मार्ट रिजल्ट बिल्कुल धुरंधर टाइप का आएगा। समझ में आई बात? तो धुरंधर होने के लिए आपको भी धुरंधर होना पड़ेगा और हमको भी धुरंधर होना पड़ेगा। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं धुरंधर बनने की। आपकी बारी है, आप बनिए धुरंधर, और दोनों जब धुरंधर बनेंगे तो महाधुरंधर रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। यहीं तक हम अपने वॉइस को स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।